नमस्कार। हमारा संविधान की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। तो इस संविधान दिवस पर मैंने सोचा कि 10 सवाल संविधान के बारे में जो अक्सर लोग पूछा करते हैं लेकिन उनके सरल जवाब मिलना कभी कभी मुश्किल होता है। तो संविधान को जल्दी से समझते हैं आज के इस वीडियो में 10 सवालों की मदद से। पहला सवाल, संविधान क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, भारत वर्ष को बनाने वाला या जिस डॉक्यूमेंट, जिस कानून से वो सारे कानून निकल के आते हैं जो भारत में रह रहे लोगों को कैसे संचालित करेंगे। मानिएगा कि भारत जब हम कहते हैं तो भारत की टेरिटरी क्या है, भारत में क्या कानून लागू होगा, भारत में किस प्रकार पावर का विभाजन होगा। जैसे हमारा संविधान कहता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी और फिर अलग अलग राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे। इसे हम क्वाज़ाई फेडरल कहते हैं। ये शब्द आप हमेशा संविधान जो बात करते हैं उनके मुंह से सुनेंगे। क्वाज़ाई फेडरल मतलब कि हमारे संविधान में कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं, कुछ मायनों में पूरा देश एक है, जैसे कि डिफेंस के मामले। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो राज्य अपना निर्णय स्वयं कर सकते हैं। तो कुछ मामलों में पावर्स जो है उसे डिसेंट्रलाइज भी किया गया है। तो ना तो हमारा संविधान यूनिटरी है, मतलब सारा पावर किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों को केंद्र में दे दिया जाए, ना ही जो है वो बिल्कुल फेडरल है कि पूरा पावर्स जो है वो स्टेट्स को दे दिया जाए जैसे कि अमेरिकन संविधान में होता है। हमारा संविधान कहीं बीच में है, क्वाज़ाई फेडरल है। फिर संविधान में आपने सुना होगा कि जैसे जब पावर के विभाजन की बात आती है या राज्य की बात आती है या सरकार की बात आती है तो हमारा संविधान लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मतलब कानून बनाने वाले, उन्हें इम्प्लीमेंट करने वाले और जब कभी कोई डिस्प्यूट हो तो उस पर डिसाइड करने वाले, इन 3 अलग अलग विभागों में विभाजित है। तो ये कैसे संचालित होंगे, ये पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा, ये सब कुछ संविधान बताता है। अब यदि संविधान सुप्रीम लॉ है जिससे बाकी सारे कानून निकल के आते हैं तो फिर दूसरा सवाल है कि संविधान जो है वो हमारे देश की फंक्शनिंग के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, आपने सुना होगा और आप जानते हैं कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र। प्रजातंत्र मतलब एक ऐसा देश विच इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो लोगों के द्वारा बनाया हुआ है, लोगों के लिए बनाया हुआ है और लोगों के ही द्वारा संचालित होता है। तो जब हम कहते हैं कि संविधान का इस देश को चलाने में क्या भूमिका है तो एक पल के लिए मानिएगा, यदि संविधान है ही नहीं तो इस देश में एक कोई प्रोसेस, एक कोई व्यवस्था, एक कोई सिस्टम बचेगी ही नहीं। ये पूरा जंगल राज हो जाएगा। एक सिंपल से उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, दिनचर्या में जब हम परिवार में रहते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो, जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ एक व्यवस्थाएं हैं कि उठ के घर में पहले चाय बनेगी, फिर सब लोग फ्रेश होंगे, फिर आपका लंच बनेगा, फिर आप तैयार होंगे, फिर कोई काम करने वाले ऑफिस जाएंगे। एक दिनचर्या जो है वो लगभग तय होती है। तो एक परिवार में भी लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। जब पूरे देश की बात होती है जिसमें इतने सारे लोग एक साथ हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हैं, तो वो देशवासियों को कैसे संचालित करना है, उसकी प्रोसेस, उसका बेसिक ढांचा जो है वो संविधान की तरफ से आता है। यदि ये प्रोसेस को ही हटा दिया जाए तो जिसके मर्जी जो आएगा वो करेंगे और जिसके हाथ में पावर है केवल वो ही राज्य कर पाएगा। लेकिन संविधान की महत्ता इस बात में है कि वो इस पावर को रेगुलेट करता है, इस पावर को डिवाइड करता है और इस पावर को बैलेंस भी करता है। तो फिर तीसरा सवाल आता है कि ये संविधान काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। देखिए, संविधान ने इसके लिए एक दूसरा उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। जैसे हमारा इंसान का शरीर है, इसमें अलग अलग पुर्जों का, अलग अलग भागों का अलग अलग रोल है। तो संविधान में कुछ ऐसी चीज़ हैं जो इसे हम रीढ़ की हड्डी की समान मान सकते हैं। संविधान में कुछ फीचर्स हैं जिन्हें हम बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पहला,
जो कुछ शब्द प्रियम्बल में यूज हुए हैं। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। संविधान की शुरुआत में एक प्रस्तावना है जो ये कहता है कि संविधान का चेहरा क्या है, क्या मुख्य बिंदु हैं जो संविधान में देखने लायक हैं। पहली चीज, इट्स अ सोशलिस्ट constitution. Secondly, it's a sovereign country we have. Third, secular. फोर्थ, डेमोक्रेटिक एंड फिफ्थ, रिपब्लिक। इन 5 शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सॉवरेन मतलब संप्रभुता, कि हम किसी और देश की संप्रभुता अपने देश के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब भारत आज़ाद है अपने निर्णय स्वयं करने के लिए, अपने कानून स्वयं करने के लिए। सोशलिस्ट मतलब, सोशलिस्ट शब्द का आज के दृष्टिकोण में, आज का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें ये शब्द सोशलिस्ट का महत्व बहुत ज़्यादा है। देखिए, हमारे देश में लोग कई बार कहते हैं कि एक ही भारत में 2 भारत बसते हैं। एक वो जिनके पास बहुत पैसा है, पावर है, और एक वो जिनके पास कुछ भी नहीं है। संविधान बनाने वालों ने इस शब्द सोशलिस्ट का उपयोग इसलिए किया ताकि सरकारें ऐसे पॉलिसीज बना पाए जो सभी को बराबरी की अपॉर्चुनिटी, बराबर का अवसर दिया जाए। तो सोशलिस्ट मतलब कि किसी एक के हाथ में या कुछ एक ग्रुप, समूह के हाथ में पावर नहीं देना है, पावर को स्प्रेड आउट करना है लोगों के बीच में, और सबके पास इक्वल पावर होना चाहिए, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। थर्ड, सेक्युलर मतलब कई बार ये लोग कहते हैं कि क्या यदि कोई सरकार भारत को या भारत के संविधान को हिंदूवादी या हिंदू राष्ट्र में घोषित करना चाहे तो क्या कर सकती है। देखिए, ये डिबेट नया नहीं है। ये अलग बात है कि आज इसे पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन संविधान बनाने वालों ने, उस समय का पॉलिटिकल क्लाइमेट और बहुत डिफरेंट था, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी संविधान बनाने वालों ने बहुत लंबी चर्चा के बाद ये निर्णय किया कि भारत एक सेक्युलर कंट्री रहेगी। और सेक्युलर का मतलब कि राज्य की जहाँ तक बात है वो सभी धर्मों को बराबर की नज़रों से देखेगा, किसी भी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं मानेगा, किसी धर्म को कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी या अवसर नहीं प्राप्त करेगा। तो राज्य के लिए, सरकार के लिए सारे ही धर्म बराबर होना चाहिए। देखिए, जब संविधान बनाया जा रहा था, बाबा भीमराव अंबेडकर जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, उन्होंने कम से कम 60 देशों के संविधान की पढ़ाई करी। तो ऐसा नहीं था कि वो जानते नहीं थे कि भारत के बाहर क्या हो रहा है। उन्हें पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का और वर्ल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा नॉलेज था। लेकिन उसके बाद भी इन सब लोगों ने मिलकर कहा कि भारत को हम एक नया देश के रूप में देखना चाहते हैं, जहाँ पे सारे कल्चर्स, सारे धर्म और वो लोग भी जो किसी धर्म में नहीं मानते, उन सभी का स्वागत है। इसलिए ये शब्द सेक्युलर जो है, इसे एक तरह से संविधान की रीढ़ की हड्डी माना जाना चाहिए। इसका मतलब कि यदि आप ये कहें कि अच्छा, क्या संविधान बदला जा सकता है, ये सवाल कई बार आता है कि क्या संविधान को बदला जा सकता है। इसमें 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी की बात करते हैं तो संविधान को अलग अलग इंटरप्रेट करने का तरीका है। मानिएगा, जैसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजेस बैठते हैं, उनके 2 अलग अलग मत होते हैं। कुछ जजेस ये कहते हैं कि कोई भी संविधान हो, उसे इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, मतलब इस प्रकार से इंटरप्रेट करना चाहिए कि उसको बनाने वालों की क्या मंशा थी, उसको देखकर आज भी उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। और एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, जिसे हम कहते हैं लिविंग ट्री, कि संविधान को एक बढ़ते हुए, उगते हुए पेड़ की तरह देखना चाहिए, कि जिन लोगों ने उसे बनाया उनकी मंशा तो देखनी पड़ेगी, लेकिन समय के बदलते बदलते किस प्रकार से कुछ बदलाव आना ज़रूरी है, उनको भी संविधान में पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि संविधान एक स्टैटिक डेड डॉक्यूमेंट नहीं है, संविधान एक जीवित डॉक्यूमेंट है जो सांस ले रही है, और बदलते समय के साथ उसे बदलते रहना पड़ेगा। इसका एक उदाहरण देती हूँ। देखिए, आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है आर्टिकल 14 बराबरी का अधिकार, 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। लेकिन प्रिवेसी, कि हर व्यक्ति को अपने घर की 4 दीवारों के अंदर जो भी करना चाहे उसकी आज़ादी है, ये प्रिवेसी का अधिकार पुट्टुस्वामी जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में पढ़ा। ये लिखा नहीं था कहीं पर भी संविधान में। तो ये एक उदाहरण हुआ कि कैसे बदलते समय के साथ संविधान को भी बदलने की आवश्यकता है। तो यदि कोई भी सरकार पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में है,
तो वो संविधान की कुछ चीज़ों को तो बदल सकती है। जैसे हम कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी तो कर सकती है, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी के चलते जो रीढ़ की हड्डी है उसको नहीं बदल सकती। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक कोई एक नेता कहे कि सारे अधिकार मुझे ही दे दे, या जैसे हमने नेबरिंग कंट्रीज में कहा कि आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के जो हेड्स हैं इन इंडिया, यदि वो कहें कि सारा पावर मैं अपने हाथ में ले लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संविधान कहता है कि हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो ये हुआ संविधान का रीढ़ की हड्डी का बात, कि क्या चीज़ें बदला जा सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं बदली जा सकती हैं। यदि आपने हमारा संविधान के सारे वीडियोस देखे हैं तो आप ये भी जानेंगे कि केशव नंदा भारती जजमेंट एक ऐसा जजमेंट, एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट, जिसे यदि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास को देखें और सारे जजमेंट्स को देखें तो एक जजमेंट जो स्टैंड आउट करता है वो है केशव नंदा भारती। और वो इसलिए क्योंकि इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की रीढ़ की हड्डी को बदला नहीं जा सकता, चाहे कोई भी सरकार हो और इसकी कितनी ही मेजॉरिटी हो। तो यदि कोई सरकार इस देश के संविधान में कोई ऐसा आमूल चूल परिवर्तन करती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होगा कि उस अमेंडमेंट को रद्द कर दिया जाए और कहे कि नहीं, ये संविधान अलाउ नहीं करता। एक चौथा सवाल, यदि संविधान नहीं होता तो हमारी जिंदगियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसको दूसरी तरीके से समझ लें कि यदि संविधान है तो एक आम व्यक्ति को उससे क्या असर पड़ता है। मानिएगा कि आप कहेंगे देखिए मैं छोटा सा मेरा बिजनेस है, मेरी दुकान है, संविधान या कानून की बातें मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। पर जब सरकार आपके ऊपर जीएसटी लगाती है, टैक्सेस बढ़ाती है, तो टैक्स बढ़ाने के लिए क्या अथॉरिटी होगी, उसका क्या कानून होगा, और वो अथॉरिटी कितने हद तक अपने पावर्स का उल्लंघन कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये सवाल संविधान पर वापस आ जाता है। मानिएगा आप कहेंगे कि मैं एक क्रिकेटर हूँ, मेरा पैशन है सिर्फ क्रिकेट खेलना और मैं देश के लिए क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे संविधान से क्या लेना देना। लेकिन बीसीसीआई जो अथॉरिटी है, जो भारत में ये चयन करती है कि कौन क्रिकेट भारत के लिए खेलने जाएगा इंटरनेशनल स्टेज पर, उसके क्या पावर्स हैं, क्या उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई ऑर्डर दे सकता है, ये भी एक संवैधानिक सवाल है। देखिए कुल मिला के बात इतनी है कि देश का कोई भी कानूनी सवाल हो, सारी गुत्थी वापस से घूमकर संविधान पर ही आती है। आप किसी भी दिन का अखबार खोल के देख लीजिए, मेजर हेडलाइंस देख लीजिए, आप पाएंगे कि हर सवाल जो कानूनी है और जो महत्वपूर्ण है देश के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के गलियारों से ही गुजर के निकलता है। तो यदि संविधान नहीं होगा तो ये सारे सवाल जो हैं इनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क एज टू व्हेन दीज डिस्प्यूट्स अराइज, हाउ इज इट टू बी रिजॉल्व्ड। सो वी कैन नॉट इमेजिन आवर कंट्री और आवर लाइव्स विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल है कि संविधान को बनाया किसने? क्या संविधान के पहले भारत में कोई कानून नहीं था? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए दो अलग अलग सवाल हैं। पहली बात, संविधान बना कैसे? तो ये मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया है। भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब एक कमिटी लोगों की जो संविधान बनाएंगे, उनका गठन हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग प्रोविंशियल असेंबली से लोग इलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। जब प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्शन हुआ तो ये देखा गया कि अलग अलग वर्ग एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हों, ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर वर्ग का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन हो। और उसके बाद इन लोगों ने 165 डेज, 165 दिनों तक, लगभग कई सारी मीटिंग के बाद इस 389 मेंबर्स की असेंबली ने भारत के संविधान को बनाया। ये भी कई लोग पूछते हैं कि भारत के संविधान, इतना लंबा संविधान क्यों है? क्योंकि संविधान बनाने वालों ने ये तय किया कि हमारा संविधान यूके की तरह, यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका संविधान लिखा हुआ नहीं है, और उसके कारण कई बार कई समस्या आई हैं। तो चूंकि हम अंग्रेज़ों को देख रहे थे, हमारे संविधान बनाने वालों ने कहा कि हम लिखित संविधान बनाएंगे। और क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो यूनिक डेमोक्रेसी है, इसका उदाहरण, इसका पैरेलल दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इतना मजबूत फ्रेमवर्क बनाएं कि आगे आने वाले देशवासियों को जो भी समस्या हो उनका कहीं ना कहीं जवाब संविधान में मिल जाए। तो विच इज़ वाई वी हैव वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन इंडियाज़ हिस्ट्री।
अब क्या संविधान को एक आम इंसान समझ सकता है या पढ़ सकता है? पहली बात तो हमारा संविधान का पूरा इनिशिएटिव इसी पर्पस के लिए है कि आम लोग भी संविधान से डरे ना, ये ना सोचें कि संविधान तो बड़े पढ़े लिखे वकीलों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि संविधान यदि इतना महत्वपूर्ण है इस देश को चलाने के लिए, आपकी और मेरी ज़िंदगी के लिए, तो संविधान को आपके दरवाजे तक आना होगा और उसके लिए हमें संविधान को इस भाषा में समझाना पड़ेगा कि संविधान हर किसी व्यक्ति को समझ में आ सके। कई बार कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और सुप्रीम कोर्ट में तो केवल अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग होता है, संविधान जो है वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो हम लोग यदि अंग्रेज़ी नहीं बोलते तो क्या हमें संविधान समझने का अधिकार नहीं है? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये भी प्रश्न किसी ना किसी दिन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेज़ी ही क्यों है, हिंदी क्यों नहीं? क्यों कुछ जजमेंट्स हिंदी में भी नहीं आना चाहिए? और हिंदी के अलावा मैं तो ये कहूँगी कि जो भी पिटिशनर है, जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है, क्यों एक दिन ऐसा ना आए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसकी भाषा में भी अवेलेबल हो, ताकि बिना किसी वकील की मदद से व्यक्ति ये भी पढ़ पाए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। बहरहाल वो दिन अभी दूर है, लेकिन यदि आज आप संविधान को समझना चाहते हैं और अंग्रेज़ी या हिंदी पढ़ते हैं और संविधान की किताब उठा के देखते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, ये मेरे समझ में नहीं आएगा, तो एक छोटा सा टिप कह लें या कुंजी कह लें, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग पार्ट्स हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में संविधान में हमारे संविधान में 22 पार्ट्स हैं। इन 22 पार्ट्स के यदि आप हेडिंग्स देख लें और ये देख लें कि इसका ढांचा क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। मानिएगा कोई बहुत बड़ा महल है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये महल का मैप कैसा है, तो आप महल में एंटर करके गुम जाएंगे। इसके बजाय आप पहले महल का मैप समझने की कोशिश करिए, इसका ढांचा क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है। और उसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि जो 22 अलग अलग पार्ट्स हैं ये संविधान के स्तंभ के रूप में हैं। इनको यदि समझ लिया तो समझ पाएंगे। मानिएगा कोई सवाल है आपके जहन में गवर्नर के पावर से संबंधित, तो अब आपको पूरा संविधान नहीं भी पता है तो आप सीधे उस स्तंभ पर, उस पार्ट में जा सकते हैं जहाँ पे गवर्नर्स के पावर की बात की गई है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, संविधान की किताब उठाना है, इंडेक्स देखना है, अलग अलग पार्ट्स को देखना है और पहले तो दिमाग में ये बैठाना है कि संविधान क्या अलग अलग पार्ट्स किन अलग अलग विषयों की बात करता है। और दूसरा सिंपल सा टिप कि हमारा संविधान का हफ्ते में 15 से 20 मिनट समय निकालकर वीडियो देखते रहना है, क्योंकि अलग अलग वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे एक एक वीडियो के माध्यम से हम एक एक आर्टिकल को, अनुच्छेद को धीरे धीरे जो है वो समझते रहेंगे सरल भाषा में। अब एक चीज़ और पूछा जाता है कई बार कि देखिए, संविधान बनाने वालों ने संविधान तो बना दिया, लेकिन यदि आज आप सड़क पर निकलते हैं तो क्या रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जा रहा है? क्या संविधान बनाने वालों की जो मंशा थी वो वाकई में हमें रोड पर इम्प्लीमेंट होती दिखती है? इसके लिए एक छोटी सी बात मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। देखिए, ईश्वर ने या जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं या आप नहीं भी मानते, तो ये जो प्रकृति हमारे इर्द गिर्द है, ये जो यूनिवर्स है जिसे हम नेचर कहते हैं, तो देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ नेचर। नेचर लॉज के अनुसार ये डिसाइडेड है कि कौन सा जीव किस और जीव को खाता है और ये नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल साइकिल कैसे चलती है। लेकिन इसके बाद भी हम मनुष्य के रूप में ये पावर रखते हैं कि इस नेचुरल साइकिल के साथ हम इंटरफियर करें, और हम इंटरफियर कर रहे हैं। इसलिए क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्याओं से आज हमें जूझना पड़ रहा है। इसी प्रकार से संविधान बनाने वालों की मंशा ये थी कि आने वाले समय में जो भी प्रश्न खड़े हों उनके लिए एक फ्रेमवर्क हो, एक प्रोसेस हो, एक व्यवस्था हो, और उसको लिख दिया गया। लेकिन अल्टीमेटली संविधान की सफलता उसको इम्प्लीमेंट करने वालों के हाथ में है। यदि इम्प्लीमेंट करने वालों की मंशा खराब है तो देश का अच्छे से अच्छा संविधान काम नहीं कर पाएगा। और इसीलिए हमें केवल हमारे नेताओं या वकीलों या सांसदों के हाथ में संविधान को नहीं छोड़ना चाहिए। आपको और मुझे ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि हम संविधान को समझेंगे भी, इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि इस देश
की जो संरचना है वो उसी प्रकार बरकरार रहे और ये देश इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। चाहे इसमें किसी भी प्रकार के लोग आए, उनकी कोई भी मंशा हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, हम अपना आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जो है वो संविधान के साथ रखेंगे। इसी बात के साथ एक बार फिर संविधान दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अगले वीडियो में बात करेंगे अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 की और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.